हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। आज है हमारी वीडियो नंबर 6 जो कि चैप्टर नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेगी। बेटा, चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करने से पहले मुझे आपसे फेस टू फेस कुछ बात करनी है। मेरे पास कुछ बच्चों के पेरेंट्स की कंप्लेंट आई है कि सर, जब हमारे बच्चे आपका लेक्चर देख रहे होते हैं तो साथ ही साथ वो व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आए उस मैसेज को पढ़ रहे होते हैं, या फिर साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को नहीं देखते। मेरे बेटा, अगर मुझे किसी की कंप्लेंट दोबारा मिली तो आपको मैंने डबल वीडियो लेक्चर देने हैं, आपको सबसे ज्यादा होमवर्क देना है और आपको फिर मैं बहुत परेशान कर दूंगा। जब भी मेरे बेटा, जब भी आप एक वीडियो देखते हो, देखो बच्चे, हमारी वीडियो कोई बहुत ज्यादा लेंथी तो होती नहीं, ये तो है नहीं 4 घंटे की क्लास है, आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो होती है एक। तो मेरे बच्चे, जब भी आपको वो वीडियो देखनी है तो पूरी कंसंट्रेशन आपकी उस वीडियो में होनी चाहिए। सेकंड इज, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आए, कोई नोटिफिकेशन आए, उस टाइम के लिए उसको इग्नोर कर दो। आपके पास आपका फोन, आपकी बुक एंड आपका पेन, बस आपके पास ये होना चाहिए। जो मैं पढ़ाता हूं ध्यान से सुनो, उसको नोट करो, तभी बच्चे करने का फायदा है। अगर वीडियो देखोगे साथ साथ कोई और काम करोगे तो मेरे बेटा, वीडियो देखने का कोई बेनिफिट आपको नहीं है। आप बस देख तो रहे हो पर उस लेवल से उसको समझ नहीं रहे हो। पूरी कंसंट्रेशन, आपकी पूरी कंसंट्रेशन उस लेक्चर में होनी चाहिए कि आज सर ने क्या कुछ डिलीवर किया है। ओके, और बहुत ही जल्द हम लाइव आने वाले हैं। आप सबको मैं बता दूं बेटा, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है गूगल मीट। गूगल मीट आपको प्ले स्टोर पे ये मीट के नाम से मिलेगी। किस नाम से मिलेगी बच्चे? मीट। इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है जी। इस एप्लीकेशन के थ्रू, ये कोई मेरी एप्लीकेशन नहीं है बच्चे, मेरी एप्लीकेशन लॉजिकल एकेडमी है। लाइव हम उसके थ्रू भी आ सकते हैं, बट एक बार हम मीट को ट्राई करेंगे और साथ ही साथ फिर कभी हम लॉजिकल एकेडमी की जो पर्सनल एप्लीकेशन आप सबने डाउनलोड की हुई है मेरे बेटा, हम उसको भी ट्राई करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए और लाइव क्लासेस के लिए। जिसमें बेस्ट होगी उसमें हमारा लाइव सेशन चला करेगा, ठीक है जी। ओके, मीट बच्चे इसको नोट कर लो, आप सबने ये डाउनलोड करनी है। और मेरे बच्चों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके सर की। देखो बच्चे, आप जानते हो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ, उनकी मजबूरी होगी कि लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्सेशन में कन्वर्ट करना पड़ा, कर्फ्यू को थोड़ा रिलैक्सेशन में लॉकडाउन किया उन्होंने, है ना बच्चे। आप लोगों को क्या करना है, अगर जरूरी ना हो तो आप बेटा घर से बाहर मत निकले। कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हो सकता है तो पेरेंट्स के थ्रू उस काम को करो। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर हमारा जाना जरूरी है, तो पूरा सैनिटाइजर अपने साथ लेके जाओ, प्रॉपर मास्क वेयर करके जाओ, ठीक है बच्चे। आपकी सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। पहले लॉकडाउन में जब हम घर बैठे थे तो बच्चे एवरीथिंग वाज सेफ, बट नाउ सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। आप लोग लाइव सेशन पढ़ रहे हो, होप सो आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आपके पेरेंट्स वो घर पे ही फुलफिल कर देते हैं, तो आपको बाहर जाने की नीड नहीं है। घरों पे रहो, सुरक्षित रहो और मन लगा के स्टडी करो। हाँ जी, तो बेटा कल हमने वीडियो नंबर 5 अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था जी? कल हमने पढ़ा था अकाउंटिंग अजम्पशन। 3 तरह की अकाउंटिंग अजम्पशंस थी। एक था बच्चे गोइंग कंसर्न, सेकंड बच्चे कौन सी अजम्पशन थी? सेकंड अजम्पशन थी हमारी
कंसिस्टेंसी एंड लास्ट वन इज एक्रूअल। होप सो सबको ये क्लियर है। अगर किसी को भी क्लियर नहीं है तो आप मुझसे डाउट ले सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो, मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो, आपके डाउट मैं तभी ले लूंगा। ठीक है जी, आप सब आज का टॉपिक नोट कीजिए जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जल्दी से नोट कीजिए। बेटा आप सबने नोट कर लिया। देखो जी, जैसे हमारे पास अकाउंटिंग की 3 अजम्पशन थी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में कुछ प्रिंसिपल हैं। सर प्रिंसिपल मतलब? बेटा प्रिंसिपल मतलब जिसको बेस मानते हुए हमें अपनी अकाउंटिंग करनी है। यानी प्रिंसिपल का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, कुछ रूल्स हैं अकाउंट्स को करते हुए, कुछ रूल्स हैं, ये अकाउंट्स के कुछ प्रिंसिपल हैं जिसको फॉलो करना कंपलसरी है। आप इन रूल्स से बाहर नहीं जा सकते। और बेटा +1 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन्हें सीरियसली नहीं लेते। बीकॉम लेवल तक बच्चा पहुंच जाता है, उनको नहीं पता होता अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। होप आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे और +1 क्लास में ही अपना अकाउंट्स इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि कल एक बीकॉम का बच्चा आपसे पढ़ने आए कि आपने पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप उसे गर्व से कहो हाँ जी हमें सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं। बेटा इधर कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हैं, हो सकता है आपको अच्छे से ना दिख रहे हों, बच्चे आपके लिए है भी नहीं, ये मैंने अपने लिए नोट किया है कि कोई भी प्रिंसिपल बच्चे का मिस ना हो जाए। तो मेरे बेटा पहला जो हमारा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिकली मैं आपको 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाने वाला हूं। जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज बिजनेस और एंटिटी। कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो आप इसको, प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो एक हल्की सी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक बच्चे ने कॉल करके मुझसे डाउट भी लिया था कि सर ये एंटिटी क्या होता है, सर ये एंटिटी क्या है। बेटा देखो वैसे तो मैंने आपको ये टर्म नहीं कराई, पर एंटिटी का सिंपल मतलब समझते हैं बच्चे। एंटिटी बिजनेस का ही दूसरा नाम होता है। जैसे हम बोलते हैं ना ये इस बंदे का बिजनेस है, हम बोल सकते हैं ये इस बंदे की एंटिटी है। जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक कंपनी, एक बिजनेस, एक फैक्ट्री। ऐसे ही एंटिटी का मतलब, बिजनेस का मतलब, कंपनी का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सब सेम है। इसीलिए बोला गया है बिजनेस और एंटिटी, कुछ भी बोल सकते हो, बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। सर मतलब? हाँ जी बेटा हाँ जी, मतलब कराता हूं ना। देखो जी बच्चे दो चीजें होती हैं, एक होता है बिजनेस, एक होता है बिजनेस का मालिक यानी कि ओनर ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस या फिर एक आप बोल सकते हो बिजनेसमैन। जैसे बेटा मेरे बिजनेस का नाम है, मैं एक बिजनेस यानी एक प्रोफेशन रन करता हूं जिसका नाम है लॉजिकल एकेडमी। लॉजिकल एकेडमी मेरा बिजनेस है बच्चे, और उसका ओनर कौन है, उसका ओनर है पंकज। मैं बच्चे उसका ओनर हूं जिसका नाम है पंकज सिंगला। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक है बेटा रिलायंस। रिलायंस क्या है, कंपनी, एक बिजनेस है, और उसका ओनर कौन है बच्चे, अंबानी। दो अलग अलग हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज बिजनेस इज डिफरेंट एंड इट्स ओनर इज डिफरेंट, कि बिजनेस को अलग ट्रीट करना है, उसके ओनर को अलग ट्रीट करना है, दोनों को सेम एंटिटी एज्यूम नहीं करना। सर मतलब? आइए बेटा इसको नोट कर लीजिए फटाफट, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। आगे भी आइए अभी करेंगे, होप सो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ठीक है जी, एग्जाम्पल मेरे बच्चे,
देखो सपोज करो बच्चे, ये है रिलायंस। कौन सी कंपनी है जी? रिलायंस। ये कौन हुआ फिर? सर मैं बताऊं? हाँ जी बेटा आप बताओ। सर ये अंबानी है। हाँ जी बेटा, हाँ जी ये अंबानी ही है, सही पहचाना आपने। ये रिलायंस एक बिजनेस, ये उसका मालिक अंबानी। सर अब क्या बताओगे आप? ओके अच्छा बच्चे, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, अब मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाना मैं क्या बना रहा हूं। सर ये क्या बना दिया? बच्चे कार, ये कार है एक। सर ये तो लग ही नहीं रही। अरे एज्यूम कर लो ना लायको, आपकी सर की ड्राइंग ऐसी है बस। बच्चे कार है एक, कार ट्रक जो भी आपको लग रहा है। मेरे बच्चे ये कार है रिलायंस की। ये कार किसकी है? रिलायंस की कार है ये। क्या मैं बोल सकता हूं ये कार अंबानी की भी है? सर मतलब, बच्चे मतलब समझो ध्यान से, लॉजिकल एकेडमी के नाम से कार है, हमारी कंपनी की लॉजिकल एकेडमी की एक कार है। क्या मैं बोल सकता हूं वो कार पंकज सिंगला की है? हाँ जी सर आप बोल सकते हो। लॉजिकल एकेडमी आपकी है तो अगर लॉजिकल एकेडमी की कार है तो वो भी तो आपकी हुई। लॉजिकल एकेडमी की कार सर आपकी तो हुई? नहीं बेटा नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि लॉजिकल एकेडमी की कार पंकज सिंगला की कार है। सर क्यों? सर क्यों नहीं बोल सकते? जब लॉजिकल एकेडमी आपकी है तो कार भी तो आपकी है। बच्चे हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं बोल सकते। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज बिजनेस इज डिफरेंट, ओनर इज डिफरेंट। जब दोनों आदमी ही अलग हैं, सर बिजनेस तो कोई आदमी नहीं है। बच्चे जो बिजनेस है ना, बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन है। और बच्चे जैसे हम जो पर्सन होते हैं ना, जो ओनर होते हैं, दे आर नेचुरल पर्सन। बच्चे वी आर नेचुरल पर्सन। और जो भी बिजनेस है उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। सर मतलब, बच्चे देखो बिजनेस को भी एक अलग से एक एंटिटी ट्रीट किया गया है। बिजनेस का अलग से एक वजूद है, वो अपने ओनर से अलग है। बस हम बोलते हैं बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम क्या है? नेचुरल पर्सन है। तो समझ आ गई बच्चे? तो जो बिजनेस की चीज है वो बिजनेसमैन की नहीं है, और जो बिजनेसमैन की चीज है वो बिजनेस की चीज नहीं है। तो क्लियर? ये मैं नहीं बोल रहा मेरे बेटा, ये पंकज सर ने नहीं बनाया रूल। दैट इज प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसका नाम है बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज बिजनेस इज डिफरेंट, ओनर इज डिफरेंट। दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं या फिर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम बोल सके दोनों एक है। तो बच्चे यहां पे ये कार किसकी है? रिलायंस की। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कार किसकी है? अंबानी की। ये रिलायंस की कार है तो इसका मालिक रिलायंस है, इसका मालिक अंबानी नहीं है। अगर ये कार रिलायंस की जगह अंबानी की पर्सनल कार होती, अंबानी की पर्सनल कार होती, तो बच्चे हम इसको बोलते ये अंबानी की कार है, रिलायंस की कार नहीं है। इतनी बात क्लियर है बच्चे? सिर्फ आपको मैंने इतनी सी बात बताई कि ओनर को अलग ट्रीट करो और बिजनेस को अलग ट्रीट करो, दोनों को एक ट्रीट नहीं करना। जो चीज बिजनेस की है वो बिजनेस की रहने दो, जो उसके मालिक की है वो उसके मालिक की रहने दो। सर हाँ जी बेटा। सर क्या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इतना सही है? नहीं बेटा, अभी ये आधा हुआ है, अभी थोड़ा सा और पढ़ना है। देखो बच्चे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दो बातें बोलता है। पहली बात क्या बोलता है कि बिजनेस डिफरेंट है, ओनर डिफरेंट है। ये बात तो क्लियर हो गई। सर और क्या बोलता है? हाँ जी बच्चे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज, अब बच्चे देखो अब बात किसकी आई है? चलो जी, अब यहां पे दो चीजें आ गई हैं बच्चे, एक है मालिक, एक है बिजनेस। बच्चे मुझे अकाउंट्स बनाने हैं, मुझे अकाउंट्स बनाने हैं, तो हम अकाउंट्स जो बनाते हैं वो ओनर के अकाउंट्स बनाते हैं या अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं? सर हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं। वेरी गुड मेरे बेटा, वेरी गुड। हम अकाउंट्स किसके बनाएंगे? बिजनेस के बनाएंगे। तो हमें कोई भी चीज सोचनी है
तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है या मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है? सर, हम कोई भी चीज जब सोचते हैं ना तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी होती है, उसके मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचनी होती। आई होप ये आपको क्लियर है। सर दोबारा से, हाँ जी बेटा दोबारा से सुनो। बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज बिजनेस इज डिफरेंट, बिजनेसमैन इज डिफरेंट। हमें जो अकाउंट्स बनाने हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं और हर चीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। हाँ जी, होप सो आपको क्लियर हो गया हमारा प्रिंसिपल नंबर 1 जिसका नाम है बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या नाम है बच्चे? बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है बच्चे बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट? ये दो बातें बोलता है। पहली बात बोलता है ओनर जो है वो डिफरेंट है एंड जो बिजनेस है वो डिफरेंट एंटिटी है। ये अलग एंटिटी है और ये अलग एंटिटी है, दोनों एक नहीं है। एक बात तो ये बोली इसने। एंड सेकंड बात बोली है हमें जो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? अकाउंट्स मेंटेन करने हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स बिजनेस। देखो बच्चे, हमने दो चीज सीखी है इसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। सिर्फ दो चीजें हैं। पहला है दोनों अलग अलग ट्रीट करो एंड सेकंड है जो अकाउंट्स बनेंगे वो ओनर के नहीं बनेंगे, वो बनेंगे बिजनेस के। तो हमें हर चीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचनी। बच्चे इसको तो आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो। अब आप सबके पास बुक्स आ चुकी हैं बच्चे टीएस ग्रेवाल की, तो आप लोगों ने ये प्रिंसिपल निकालने हैं और ये सारे पूरे प्रिंसिपल आपको नहीं पढ़ने। ये बच्चे 10-10 लाइंस की प्रिंसिपल दिए हैं, आपको वो नहीं पढ़ने। आपको सिर्फ उतनी लाइंस पढ़नी है जितनी मैंने पढ़ाई हैं। तो बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट में आपको फर्स्ट 2 और 3 लाइंस पढ़नी है जिसमें ये दोनों बातें कवर हो जाएंगी। जैसे ये कवर हो जाएंगी बंद कर देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फटाफट नोट करो। हाँ जी बेटा, एक प्रिंसिपल हमारा कवर हो चुका है। होप सो मेरे हर एक बच्चे को समझ आया है और बहुत अच्छे से समझ आया है। हाँ जी सर, हमें बहुत अच्छे से समझ आया है। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे। नेक्स्ट थिंग इज मनी। बच्चे ध्यान से, सेकंड प्रिंसिपल है आपका, क्या है जी? मनी। मेजरमेंट प्रिंसिपल। सर ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है? इतना मुश्किल इसका नाम है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ना लाइकों, बहुत ज्यादा इजी है। सर इजी है? हाँ जी। देखो बच्चे, 1 मिनट में समझते हैं क्या कहता है ये। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सेज अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। जो ट्रांजैक्शन, जो आइटम्स मनी की टर्म्स में मेजर नहीं होंगी उनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या बोला जी? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सेज those item recorded in accounts, उन आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे which are measured in the terms of money, which are, जिसको हम बच्चे
मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, या फिर दो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन और आइटम्स रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, कौन सी? विच आर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। सर क्या मतलब? देखो बच्चे, मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चे। ये देखो एक कंपनी है, क्या है मेरे बेटा? एक कंपनी है बच्चे। इस कंपनी के पास ना चार चीजें हैं। एक बच्चे इसके पास है बिल्डिंग, कंपनी के पास है बिल्डिंग। एक इस कंपनी के पास है मेरे बच्चे गुड्स, फर्नीचर, और एक है मेरे बेटा इसके पास इसके एम्प्लॉइज। बच्चे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या कोई भी कंपनी बिना एम्प्लॉइज के चल सकती है? बच्चे अगर किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज ही ना हो तो वो कंपनी नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे ले लो। रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है बच्चे? सर ऑर्गेनाइजेशन, अरे एग्जाम्पल। अब बच्चे अगर रेलवे में सारे एम्प्लॉइज निकल जाएं, क्या रेलवे डिपार्टमेंट चल सकता है? सर बिल्कुल नहीं चल सकता। ऐसे ही एक कंपनी में उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सर बिल्कुल। क्या वो एम्प्लॉइज कंपनी की एसेट है? हाँ जी सर, वो कंपनी की एसेट है। एसेट मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी या फिर फ्यूचर में कुछ लेना है। सर एम्प्लॉइज एसेट थोड़ी होते हैं। बच्चे देखो, एसेट उस चीज को भी कहा गया है जिससे हमें बेनिफिट मिले, जिससे हमें बेनिफिट मिले। अब समझो ध्यान से, कंपनी जब अपनी बुक्स बनाएगी ना तो बिल्डिंग को रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि बिल्डिंग को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सपोज करो बिल्डिंग है 4 करोड़ की, 4 करोड़ रुपीज। गुड्स हैं, गुड्स क्या मनी के टर्म में मेजर हो सकते हैं? हाँ जी सर, गुड्स है मान लो 50 लाख रुपए की। क्या फर्नीचर को पैसे की टर्म में बोल सकते हैं? हाँ जी सर, फर्नीचर ही पैसों से आता है। फर्नीचर का मान लो सपोज करो रेट है 10 लाख रुपए। मेरे बेटा मुझे बताओ, क्या कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, क्या एम्प्लॉइज को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं बेटा, एम्प्लॉइज को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। एम्प्लॉइज को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो बच्चे हम अपने अकाउंट्स में बिल्डिंग को भी रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स को भी रिकॉर्ड करेंगे और फर्नीचर को भी रिकॉर्ड करेंगे। हम ये बोलेंगे 4 करोड़ की बिल्डिंग है, 50 लाख रुपए का सामान है, 10 लाख का फर्नीचर पड़ा है, पर हम कभी ये नहीं बताएंगे कि कितने पैसों के हमारे पास एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज को कभी भी मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। एक एम्प्लॉई जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी की बाकी सारी एसेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी एम्प्लॉई को ना कंपनी की एसेट माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? एसेट तो है पर हम मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सेज सिर्फ उसी आइटम्स, उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती हैं। जो ट्रांजैक्शंस, जो आइटम्स मनी के टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते, उसको अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखो एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, एक एम्प्लॉय बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। हम किसी की ऑनेस्टी पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उस ऑनेस्टी को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑनेस्टी होना बहुत अच्छी बात है एक कंपनी के लिए, पर उसके बावजूद हम उसके ऑनेस्टी के अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। समझ आएगी बच्चे? क्लियर है जी? हाँ जी सर क्लियर है। तो मेरे बच्चे आपके 2 प्रिंसिपल हुए हैं। एक प्रिंसिपल हुआ है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अनदर इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करो और उसको नोट करो।
ठीक है जी, बात समझ आ गई बच्चे? हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ आ गई। तो बच्चे थर्ड हमारा जो प्रिंसिपल है, थर्ड प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्या है मेरे बच्चे? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। सर हाँ जी सर, ये तो सुना हुआ लग रहा है, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हमने पढ़ी थी ना एक टर्म, क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड? याद है, एक कैलेंडर ईयर था, एक अकाउंटिंग ईयर था। हाँ जी सर, हाँ जी। तो बेटा क्या होता है अकाउंटिंग ईयर? जनरली बच्चे जो एक अकाउंटिंग ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। सर इसका मतलब क्या है? देखो बच्चे, क्यों होता है ऐसा? देखो बच्चे, एक कंपनी सपोज करो 100 सालों के लिए काम करेगी। एक कंपनी आई, उसने 100 ईयर तक बिजनेस करना है, तो बच्चे क्या मैं 100 ईयर्स का इकट्ठा अकाउंट्स बनाऊं? इतना बड़ा अकाउंट बन जाएगा, 100 सालों का अकाउंट, कौन चेक करेगा भाई? 100 ईयर का अकाउंट अगर हम इकट्ठा बना दें तो क्या वो चेक हो सकता है? नहीं सर, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी की मान लो 100 ईयर लाइफ है, कंपनी अपनी पूरी लाइफ को ना छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर देती है। यानी कंपनी क्या करती है, 100 ईयर की लाइफ को 100 पार्ट में डिवाइड कर देगी। यानी कंपनी बोलेगी मैं 1 ईयर को अपना, यानी कंपनी अपने पीरियड को छोटा कर देगी। कंपनी 1 साल का एक अकाउंट्स बनाएगी। कहने का मतलब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम। कहने का मतलब सपोज करो एक कंपनी की लाइफ है 100 ईयर। कितनी लाइफ है जी? 100 ईयर लाइफ है। अब 100 ईयर के अकाउंट मेंटेन करना मुश्किल है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ईयर बाय ईयर अकाउंट मेंटेन करती है। 1 2 है ना, तो ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया। तो मेरे बच्चे कंपनी क्या करती है, कंपनी हर साल अपने अकाउंट्स बनाती है, हर साल अलग अलग अकाउंट्स, इकट्ठे अकाउंट्स नहीं बनाती। कंपनी जो अकाउंट्स बनाती है वो सिंगल सिंगल ईयर के बनाती है। जिस सिंगल ईयर के कंपनी अकाउंट्स बनाती है उस सिंगल ईयर को अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। तो ये सिंगल ईयर, कंपनी का ईयर शुरू होता है जनरली 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च से। सर हाँ जी बेटा, सर 31 मार्च को ही क्यों खत्म होता है? बच्चे 31 मार्च को इसलिए खत्म होता है क्योंकि हर कंपनी को 31 मार्च को इनकम टैक्स की रिटर्न बनानी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न बनानी होती है जो कि बच्चे फाइल होती है जुलाई में। ठीक है, इसकी लास्ट डेट बच्चे वैसे तो अगर हम इंडिविजुअल देखें तो 31 जुलाई होती है। अगर बच्चे हम देखें कि एज अ कंपनी इसकी डेट क्या होगी बच्चे, दैट इज 30 सितंबर। पर उसके अंदर जो हमें रिकॉर्ड बनाना होता है वो 31 मार्च तक का बनाना होता है। इसलिए हर कंपनी 31 मार्च को अकाउंट बंद कर देती है। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है। वो बात ये है कि सर क्या वो बात है? हाँ जी बेटा सुनो ना, वही तो बता रहा हूं मेरे बच्चे। वो बात यह है कि एक कंपनी की लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उतनी बड़ी लाइफ के लिए अकाउंट्स मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी अपनी लाइफ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देती है, दैट इज कॉल्ड ईयर बाय ईयर। कंपनी ईयर बाय ईयर अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है। उस ईयर को, जिस ईयर के कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करती है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कहने का मतलब अकाउंटिंग पीरियड मतलब अकाउंटिंग ईयर, और जिसकी डेट है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल नंबर 3 कौन सा जी? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल खत्म हो चुका है। अब बच्चे नेक्स्ट प्रिंसिपल है जिसका नाम नोट करो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्या है मेरे बेटा? फुल प्रिंसिपल नंबर 4, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखो बच्चे, इस प्रिंसिपल का नाम से ही पता चल रहा है फुल डिस्क्लोजर। बच्चे देखो,
फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना। अगर हम कोई चीज़ छुपा लेते हैं तो उसको डिस्क्लोजर नहीं बोला जाता। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलते हैं जी? जब भी कोई कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी तो कंपनी को कुछ भी हाइड नहीं करना। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या है जी? इंपॉर्टेंट। एक कंपनी को उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन सबको क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? डिस्क्लोज। कुछ भी हाइड नहीं करना। कंपनी को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमेशा डिस्क्लोज करना है। सर मतलब बच्चे देखो, जब भी आप अकाउंट बनाओगे ना तो आपने अकाउंट्स बनाते हुए कंपनी की कोई बात को छुपाना नहीं है। जो बात कंपनी की इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट बात को हमेशा अकाउंट्स बनाते हुए डिस्क्लोज करना है, कभी भी उसको हाइड नहीं करना। समझ आ गई जी? तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कभी भी हाइड नहीं करना, हमेशा कंप्लीट डिस्क्लोज करना है। दैट वाज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नोट कर लो फटाफट इसको, हल्के हल्के वर्ड्स हैं इसमें। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो और हाइड कुछ भी नहीं करना। होप सो क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। ओके लो जी सर नेक्स्ट, लो जी लो नेक्स्ट मेरे बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चे मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। क्या है जी बच्चे? नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है उसका क्या नाम है जी? उसका नाम है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। अच्छे से सर दिख नहीं रहा। अच्छा दिख नहीं रहा तो अब दिख जाएगा। अब दिख रहा है जी? हाँ जी सर अब दिख रहा है। ओके बच्चे नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। सर ये तो नाम ही हमने पहली बार सुना है। बच्चे इस नाम का मतलब समझो क्या है? मैटीरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या होता है जी? बच्चे मैटीरियलिटी का मतलब है इंपॉर्टेंट। सर मतलब इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। बच्चे जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे ना तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सी आइटम इंपॉर्टेंट है, कौन सी आइटम इंपॉर्टेंट नहीं है। सर मतलब बच्चे वी हैव टू आइडेंटिफाई। क्या करना है हमें? आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? आइटम्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, आइटम्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब जो मटेरियल आइटम है और जो नॉट मटेरियल आइटम है। सर मतलब देखो बच्चे हमने इससे पहले एक प्रिंसिपल पढ़ा जिसका नाम था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल में यह था कि हमें कोई भी आइटम जो इंपॉर्टेंट है उसको हाइड नहीं करना, उसको डिस्क्लोज करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी आइटम इंपॉर्टेंट है, कौन सी आइटम नॉन इंपॉर्टेंट है? समझ आ रही है बच्चे? कौन सी आइटम हमारी इंपॉर्टेंट है और कौन सी आइटम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये इस प्रिंसिपल के थ्रू पता चलेगा। देखो बच्चे अब मैं आपको बताता हूं कौन सी आइटम या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज करो बच्चे एक इंफॉर्मेशन है। क्या है? एक बच्चे ध्यान से समझना, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। कैसे पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो बच्चे सपोज करो एक इंफॉर्मेशन है और हमने जब अकाउंट्स बनाए ना, क्या बनाए? जब हमने अकाउंट्स बनाए तो हमने इस इंफॉर्मेशन को अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया। बच्चे हमने अकाउंट्स जब मेंटेन किए तो कुछ इंफॉर्मेशन को, एक इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया। अगर बच्चे, अगर मेरे बेटा
ध्यान से समझो, सपोज करो अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की और मैंने अकाउंट्स मार्केट में भेज दिए, कंपनी ने अकाउंट्स बनाए और उसको मार्केट में दे दिया और एक इंफॉर्मेशन को छुपा लिया। अब बच्चे, जब हमारे अकाउंट्स मार्केट में पब्लिश होते हैं ना, जब एक कंपनी के अकाउंट्स मार्केट में जाते हैं तो कुछ इन्वेस्टर होते हैं। कौन होते हैं? इन्वेस्टर, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं? पहले वो कंपनी के अकाउंट्स चेक करते हैं, सारे अकाउंट्स पढ़ लिए। अब अकाउंट्स पढ़ने के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि क्या हम इन्वेस्टमेंट करें या हम इन्वेस्टमेंट ना करें। क्या मतलब? हर कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी, अकाउंट्स बनाने के बाद उसको मार्केट में पब्लिश कर देगी। फिर मार्केट से कुछ इन्वेस्टर आएंगे, उन अकाउंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है जी। अब एक केस हुआ ऐसा, कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन को छुपा लिया, एक इंफॉर्मेशन को छुपा लिया और अपने अकाउंट्स मार्केट में पब्लिश कर दिए। उन अकाउंट्स के बेस पे इन्वेस्टर ने अपना डिसीजन ले लिया, अब कंपनी ने 1 महीने बाद क्या किया? जो कंपनी ने इंफॉर्मेशन हाइड की थी ना, वो इंफॉर्मेशन मार्केट में डिस्क्लोज कर दी। देखो, अभी इन्वेस्टर ने एक डिसीजन लिया था। कब डिसीजन लिया था? जब ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं थी। अब जब ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई है तो हमें देखना है क्या जो हमारे इन्वेस्टर थे उनके डिसीजन में कोई चेंज आया है। अगर तो बच्चे इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोज होने से हमारे इन्वेस्टर की डिसीजन में चेंजेस आते हैं तो वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, वो इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। पर अगर इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोज होने या डिस्क्लोज ना होने से इन्वेस्टर के डिसीजन पे चेंज नहीं आएगा तो वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है। तो जी, मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बताता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल बताता है कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? बच्चे ध्यान से सुनो, क्या उस इंफॉर्मेशन से इन्वेस्टर के डिसीजन में कोई चेंज आ रहा है? अगर तो इंफॉर्मेशन की वजह से इन्वेस्टर के डिसीजन में चेंज आ रहा है तो वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर इंफॉर्मेशन की वजह से इन्वेस्टर के डिसीजन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज कॉल्ड मटेरियलिटी प्रिंसिपल। इसमें सिर्फ आपको यही बताना है कि मटेरियल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, और वो कैसे आइडेंटिफाई होगी? आइडेंटिफाई होगी, हमें इन्वेस्टर का डिसीजन देखना है। अगर डिसीजन में चेंज है दैट इज इंपॉर्टेंट, अगर इंफॉर्मेशन की वजह से डिसीजन में चेंज नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 मेरे बच्चे 5 आपके प्रिंसिपल हो चुके हैं। आज का आपका लास्ट प्रिंसिपल, सबसे इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल, एक स्टोरी भी आपको देखने को मिलेगी, उसका नाम है प्रूडेंस। क्या है मेरे बच्चों? सर बताओ ना। बच्चे, इस प्रिंसिपल का नाम है प्रूडेंस। क्या है जी? प्रूडेंस। और इसका एक और नाम है बच्चे, कंजर्वेटिज्म। क्या नाम है जी? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। देखो बच्चे, होता क्या है, हर एक बच्चे को प्रूडेंस प्रिंसिपल आता है। प्रूडेंस प्रिंसिपल सबको पता होता है क्या है, और पेपर में आ जाता है मेंशन द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, या आ जाएगा एक्सप्लेन कंजर्वेटिज्म। अब बच्चा कहता है कंजर्वेटिज्म तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो सिर्फ प्रूडेंस पढ़ा है। बच्चे, आपको दोनों नाम याद रखने हैं, प्रूडेंस क्या होता है और कंजर्वेटिज्म क्या होता है। दोनों का मतलब एक है, इसको प्रूडेंस भी कहा गया है और कंजर्वेटिज्म भी कहा गया है। अच्छा जी बच्चे, प्रूडेंस का मतलब होता है समझदार। क्या मतलब है जी? प्रूडेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है समझदार। प्रूडेंस बोला जाता है समझदार इंसान को। फटाफट नोट करो।
बच्चे प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म का मतलब है समझदार। मेरे बच्चे, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी सर, पूछिए। बेटा क्वेश्चन मेरा ये है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन सा इंसान ज्यादा समझदार है। हाँ जी सर, पूछिए। देखिए बेटा स्टूडेंट्स, दो अलग अलग इंसान हैं, एक है ए, एक है बी। ए क्या करता है बच्चे, ए को आज से 10 साल बाद कोई प्रॉफिट होना है। क्या बच्चे, ए को आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद, इन शॉर्ट ए को फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर में कोई लॉटरी लगनी है। और ए ने देखा वाओ फ्यूचर में लॉटरी लगेगी, तो बच्चे ए ने क्या किया, आज ही नाचना शुरू कर दिया। ए आज ही नाच रहा है, खुश हो रहा है कि फ्यूचर में फायदा होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। ए डांस कर रहा है, ठीक है जी। और एक दूसरा इंसान है बी। बी क्या करता है, बी देखता है मेरे को फ्यूचर में लॉस कितने होंगे। बी फ्यूचर में जो लॉस होने वाले हैं ना, उस लॉस को आज ही बुक कर रहा है, उस लॉस की तैयारी आज से ही करनी शुरू कर रहा है। तो दोनों में से समझदार व्यक्ति कौन है? क्या वो व्यक्ति समझदार है जो फ्यूचर में होने वाली खुशियों को देखकर आज खुश हो रहा है, या वो इंसान समझदार है जो फ्यूचर में होने वाले दुख को देखकर आज ही दुख से निपटने की तैयारी कर रहा है? बच्चे, आप लोगों को लग रहा है कि सर वो इंसान समझदार है जो फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज से ही तैयार करना शुरू कर दे, जो फ्यूचर के लॉस की तैयारी आज से ही शुरू कर दे, वो समझदार इंसान है। और वो इंसान समझदार नहीं है जो फ्यूचर में आने वाली खुशियों से आज ही खुश होने लग जाए। क्लियर है? बिल्कुल। बेटा मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा इंसान ज्यादा समझदार है, कौन सा इंसान समझदार नहीं है। बेटा आप सबने नाम सुना है, एक शेख चिल्ली हुआ करता था। सर शेख चिल्ली? हाँ जी बेटा, एक ना शेख चिल्ली होता था। जैसे आपका आजकल मिस्टर बीन है ना, मिस्टर बीन, वैसे ही शेख चिल्ली हुआ करता था, देसी मिस्टर बीन जिसे आप कह सकते हो। तो बच्चे शेख चिल्ली 30 एज का था और उतनी एज में भी वो कोई काम नहीं करता था। मिस्टर बीन की तरह ही बस हंसी मजाक कर लिया, उल्टी सीधी हरकतें कर ली, वही उसका काम था। तो बच्चे एक दिन उसके घर वाले उससे परेशान हो गए और उसने शेख चिल्ली को बोला कि तुम घर से निकल जाओ, कि कोई काम तो करते नहीं हो, ना पैसा कमाते हो, सिर्फ खाना खाते हो, तुम आज घर से निकल जाओ। शेख चिल्ली भी गुस्से से घर से निकल जाता है। बेटा जब शेख चिल्ली जा रहा होता है ना, तो उस समय शेख चिल्ली को एक पर्सन मिलता है रास्ते में। वो पर्सन शेख चिल्ली को बोलता है कि शेख चिल्ली, मेरे पास मटके में कुछ दूध पड़ा है, तू ऐसा कर, तू तो वेला इंसान है, तू इस मटके को उठा और इस दूध को शहर तक पहुंचा दे, इसके बदले में मैं तुझे 1 रुपये दूंगा। शेख चिल्ली बहुत खुश हो जाता है कि वाओ, मेरे घर वाले मुझे ऐसे ही निकम्मा समझते हैं, आज देखो मुझे कितना काम मिला है, अब इस दूध को मैं शहर पे छोड़ के आऊँगा और तब मुझे 1 रुपये मिल जाएगा। तो बच्चे शेख चिल्ली क्या करता है, उस दूध के मटके को उठाता है, वो मिट्टी का मटका होता है, और अपने सिर पर रख लेता है और शेख चिल्ली शहर की तरफ चलने लग जाता है। मटका सिर पे रखा है, शेख चिल्ली चल रहा है। चलते चलते शेख चिल्ली के माइंड में एक थॉट आता है। शेख चिल्ली सोचता है कि जब इस दूध को मैं सिटी तक पहुंचा दूंगा तब मुझे 1 रुपये मिलेगा। इस 1 रुपये से मैं 5 एग्स परचेज करूंगा। कितने अंडे बच्चे? 5 एग परचेज करूंगा, और उस अंडों को मैं खाऊंगा नहीं, मैं उन एग्स को खाऊंगा नहीं, उन एग्स को मैं संभाल के रख दूंगा। फिर क्या होगा, अंडों में से मुर्गियां निकल जाएंगी 5, फिर 5 मुर्गियां 50 अंडे देंगी, फिर 50 अंडों से 50 मुर्गियां निकलेंगी, फिर 50 मुर्गियों से
500 मुर्गियों से अंडे, अंडों से मुर्गियां, और मेरे पास इतनी मुर्गियां हो जाएंगी कि मैं एक पोल्ट्री फार्म खोल लूंगा। फिर पोल्ट्री फार्म में और मुर्गियां पैदा हो जाएंगी और मैं आधी मुर्गियों को बेच दूंगा और 2-4 भैंसे खरीद लूंगा, बफेलोज। फिर वो सोचने लगता है कि जब मेरे पास बफेलो आएगी तो बफेलो से जो दूध निकलेगा उस दूध को मैं मार्केट में सेल कर दूंगा। फिर पैसे आएंगे, उन पैसों से और भैंसे खरीद लूंगा, उधर से मुर्गियां भी चल रही हैं, भैंसे दूध दे रही हैं, और ऐसे करते करते मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास होगा। फिर मेरे घर वाले खुद आएंगे मेरे पास और मुझे बोलेंगे, शेख चिल्ली तुम इतने अमीर बन गए हो, आओ तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो शेख चिल्ली क्या बोलता है? फिर शेख चिल्ली सोचता है कि जब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा तो मेरी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद शेख चिल्ली सोचता है शादी के बाद मेरे बच्चे होंगे और एक दिन आराम से मैं अपने घर पे रेस्ट कर रहा हूँगा। जब मैं रेस्ट कर रहा हूँगा तभी मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे और मुझे बोलेंगे, पापा पापा हमें कुछ पैसे चाहिए। और शेख चिल्ली कहता है मैं गुस्से से उनको लात मारूंगा, और जैसे ही शेख चिल्ली लात मारता है सपने में, वो दूध का जो मटका होता है जो उसके सर पे होता है, वो शेख चिल्ली के बैलेंस बिगड़ने की वजह से दूध का मटका नीचे गिर जाता है। अब क्या शेख चिल्ली को 1 रुपये मिलेगा? शेख चिल्ली को पैसे नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से समझो बेटा, हुआ क्या? शेख चिल्ली फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को देख के आज ही खुश होने लगा, नाचने लगा, बच्चों को लाते मारने लगा। तो बच्चे उससे हुआ क्या? ना तो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट हुआ बल्कि और ही नुकसान हो गया। तो शेख चिल्ली एक समझदार व्यक्ति नहीं था, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट से वो आज खुश हो रहा है बेटा। तो इसलिए आपको जो एग्जाम्पल दिया था, वो व्यक्ति कभी समझदार नहीं हो सकता जो फ्यूचर के प्रॉफिट को आज बुक कर लेता है। समझदार सिर्फ वही व्यक्ति है जो फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज बुक कर ले। तो मेरे बच्चे, प्रूडेंस क्या बोलता है? प्रूडेंस बोलता है डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट। मतलब जी, डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं करना। करना क्या है? प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। 2 बातें बोलता है। पहली क्या बोलता है? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं करना। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को देख के आज खुश नहीं होना, बल्कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही बुक कर देना है, आज ही उसके लिए प्रोवाइड फॉर। दैट इज कॉल्ड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जो फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं उसको आज बुक कर लो, या आप इसको लिख सकते हो बच्चे, बुक ऑल फ्यूचर लॉसेस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बुक नहीं करना, लॉसेस को बुक करना है, ये बोलता है प्रूडेंस। तो मेरे बच्चे, आज हमने 6 प्रिंसिपल्स पढ़े, फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला प्रिंसिपल, बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस अलग है, एंटिटी अलग है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और हमें जो अकाउंट्स बनाने हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाने। सेकेंड नंबर, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। उन्हीं आइटम्स, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जो कि मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती हैं। जो आइटम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं होंगी उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना। पॉइंट नंबर 3 है बच्चे, क्या आता 3 जी? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल सेज कि हमारा 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड होता है जो शुरू होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को। 4th है मेरे बच्चे, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल सेज इंपॉर्टेंट आइटम को हाइड नहीं करना, उसको डिस्क्लोज करना है। 5th इज मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट या मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। बच्चे, मैटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर इंफॉर्मेशन के पता चलने से इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज होता है तो वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर इंफॉर्मेशन के पता होने से इन्वेस्टर के डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है। एंड लास्ट वाज प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म सेज फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आज बुक नहीं करना, एंटिसिपेट नहीं करना, पर फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही प्रोवाइड कर लेना है, आज ही उसको बुक कर लेना है। आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट बच्चे हमारे 5 प्रिंसिपल्स रह गए हैं, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए गुड बाय।